विज्ञान कक्षा 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें अपन प्री बोर्ड और भाषिक के लिए। ठीक है, अर्धभाषिक और त्रैभाषिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने सब में एक जैसे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना चैप्टर जो आपका अध्याय 2 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपना। यहाँ पे पूछे कि निम्नलिखित के दो दो उपयोग लिखिए। उपयोग मतलब दो दो चीजें क्या मतलब क्या काम में आ सकती है। बेकिंग सोडा का आया था आपको क्वेश्चन, व्यंजक चूड़ और धोने का चूड़, इनके उपयोग लिखने का काम हो। ठीक है, तो बेकिंग सोडे का क्या उपयोग होता है? इसका उपयोग एंटीसिड के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निनाशक में किया जाता है। जो आपका बेकिंग सोडा होता है एक तो एंटीसिड के रूप में होता है, ठीक है, एंटीसिड। दूसरा किस में होता है आपका? सोडा अम्ल अग्निशामक में। ठीक है, इसके लिए होता है आपका। ठीक है, व्यंजक चूड़ है, यह जल को सूक्ष्म जीवों से मुक्त कर रोगाणुरोधी पेयजल बनाने में उपयुक्त होता है। जो अपने व्यंजक चूड़ होता है, जैसे पानी में खराब कीटाणु वगैरह हुए तो अपन का व्यंजक चूड़ मिला तो वो क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए पानी। तो इकरान उपयोग दूसरा है कागज एवं कपड़ों के व्यंजन में। जो कागज कपड़े होते हैं इन्हें व्यंजन में रंग भी गिलाने होती है। दो खिलाने होते, एक व्यंजक को क्या खिलाने? जो पानी में कीटाणु होते उन्हें मार भी खिलाने और कपड़े वगैरह नहीं भी खिलाने। ठीक है, धोने का सोडा क्या होता? कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में। कांच हो या साबुन हो और कागज हो, इनको उद्योग मतलब जैसे तुम्हारी फैक्ट्री है उनमें। सोडियम यौगिक जैसे बोरेक्स के निर्माण में। सोडियम यौगिक जैसे सोडियम को यौगिक का तुम्हारा बोरेक्स, ठीक है, निर्माण में। जब ये चीज को बनाए तो ये निर्माण हो गया। ठीक है, ठीक है, तो जो तुम्हें क्या होगा उपयोग, इनको देख ले। ठीक है, बेकिंग सोडा को देख ले। बेकिंग सोडा को हाथ होगा एक एंटीसिड के रूप में। ठीक है, और दूसरा क्या है तुम्हारा? सोडा अम्ल अग्निशामक में। ठीक है, दो चीज में होती है। ठीक है, आगे देख अध्याय अपना 5। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आ सकता है अपना? एक जाइलम और फिलोम, इनमें या तो अलग अलग पूछ सकता है या साथ में पूछ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जाइलम का क्या काम होता है? यह पौधों में जाइलम द्वारा परिवहन होने वाले पदार्थों में जल, खनिज, लवण है। जाइलम की वाहिकाएं एवं वाहिनियां आपस में जुड़कर जल एवं खनिज लवण का संबंध करती है। ठीक है, जाइलम को कहा जल और खनिज ले जाए जबकि में पेड़ पौधे में। तो अपनी देसी भाषा में समझे तो कहा जल और खनिज, जल पानी और खनिज का होगा जो पोषक तत्व। ठीक है, को ले जाते पेड़ में जाइलम। फिलोएम का कहत पौधों में भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। जैसे भोजन है, खाना बने, खाना तो अपन भी खा, पेड़ पौधे भी खा, तो भोजन वगैरह जो चीजें अन्य पदार्थ होती है वो को ले जाते फ्लोएम। जल और पोषक तत्व को ले जाते जाइलम, और भोजन को ले जाते भोजक और पोषक तत्व को ले जाते वहाँ फ्लोएम। ये चीज समझ में आ गई जी? बस इतना ही समझा बचाओ तुम्हें, बाकी ये तुमने पढ़ेगी तो अच्छी बात है। हम तो बस इतना बता बचाओ तो एक काम जो है, एक काम जो है, तो ऐसी भाषा में सीख ले जो अपन लिख सकते थे। ठीक है, एक जी चीज पूछी जाती है धमनी और सिरा। ठीक है, इनका उपयोग पूछ लीजिए। ठीक है, देखो धमनी क्या होती है अपनी? धमनियों की भित्ति लचीली तथा मोटी होती है। ठीक है, धमनी मान के चलो अपनी मोटी होती है। ये भित्ति कैसी होती है? पतली एवं लचीली होती है। जो पतली होती है, जो मोटी होती है। बात खत्म। धमनी कैसी होती है? मोटी, ये पतली होती है। इसमें क्या होता है? धमनियों में ऑक्सीगत रक्त होने के कारण लाल दिखाई होती है। जो लाल लाल दिखती ना अपने हाथ में, बेकार दिखती है अपनी धमनी। ऑक्सीजन हो तो उनमें जो लाल होती है ना, उनमें ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, और सिरा कैसी होती है? इनमें CO2 की उपस्थिति के कारण कैसे दिखाई देती है? नीली कलर की दिखाई देती है। क्या होती है अपनी? क्या होती है अपनी? सिरा। देखा होगा डॉक्टर ने हमेशा अपन कौन सी नस में इंजेक्शन लगाता? लाल वाली में लगाता, उसमें ऑक्सीजन रहती है। ठीक है, कभी नीली में लगाया नहीं लगाता। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं, सिरा में कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, धमनी में कपाट मतलब ये तो फिलो एक बार बही से बही रुकती नहीं है जी, लेकिन इन्हें CO2 वायर रोक भी सकता और खोल मतलब चालू भी कर सकते हैं। दो का बदन में तो अपने दो चीज़ें मतलब हमारा सब जाएगा तो वो समझ में आ गई चीज़। इतनी चीज़ अगर आ जाए तो लिख दीजिए। ठीक है, बाकी अंतर आप लोगों ने पढ़े होंगे, इतने हम पूरे नहीं करवा सकते क्योंकि पूरे करवाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी समझा बस जा रहा है। ऐसी भाषा समझनी है ताकि दिमाग में बैठ जाए, बस ऐसी विकास है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, थोड़ी मोटी मोटी चीज़ याद रख लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या दे आज हाँ, जो अपना सघन माध्यम और विरम माध्यम में पूछ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, सघन माध्यम अपन कैसे समझेंगे? जो अपना कोहरा होता है उसमें अपन दूर तक का नहीं दिखता ना, तो क्या होता है? सघन माध्यम। लेकिन जब कोहरा वगैरह नहीं होता है तो उसमें साफ साफ दिख जाता है कि विरल माध्यम। तो कह रहे हैं क्या मतलब है? जब सघन माध्यम की बात होगी तो उसमें चीज़ें सघन होंगी, मतलब उसमें एटमॉस्फेयर कैसा है? सघन होगा। ठीक है, और विरल होगी उसमें मतलब दूर दूर कण होंगे। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं।
वह पारदर्शी माध्यम जिसका अपेक्षित घनत्व अधिक होता है। पारदर्शी मतलब दिखता तो है, कोहरा में अपन को दिखता तो है, लेकिन उसमें क्या होता है इसका अपेक्षित घनत्व। देखो पानी की कण पास पास आ जाते हैं ना, तभी तो कोहरा पड़ता है ना, लेकिन इसमें क्या होता है इसका अपेक्षित घनत्व कैसा होता है, कम होता है। जैसे अब कोहरा छट गया, अब अपन को दूर तक दिखेगा, समझ में आई चीज। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। अगर जैसे अपन में बल्ब भी जलाएं कोहरा में तो कम दिक्कत की दिक्कत, और लेकिन ई में क्या हो जाए प्रकाश का वेग अधिक हो जाएगा, ई में साफ साफ चीजें हैं। तो समझ में आएगी सघन माध्यम मेरा माध्यम, बस इस हिसाब से तुम लिख लोगे, ठीक है, लिख लोगे। कोहरे का एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है, किसी कोहरे में हमें कम दिखता है तो वो कैसा हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा, ठीक है। अपने हिसाब से लिखनी, लेकिन ऐसे लिखनी वहाँ से जो काम की हो, ऐसे नहीं फालतू फालतू ले जाओ, ठीक है। जे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपना पूर्णांतिक परावर्तन जी का भी बार आया। पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है, ठीक है, सुनो। पूर्णांतिक परावर्तन अपन थोड़ी चित्र से समझें, ठीक है। हमने क्या लिया, एक ऐसे नली टाइप में ले ली, ठीक है। हमने ऐसे एक टॉर्च ली, यहाँ पर टॉर्च ली, ठीक है। इसकी प्रकाश डाली हमने इधर पे, ठीक है। इसमें कांच लगे अंदर, तो इधर पे प्रकाश घलेगा तो पता कांच परावर्तित हो जाता है कि नहीं हो जाता। फिर इधर परावर्तित हो जाएगा, फिर इधर परावर्तित हो जाएगा, ठीक है, इधर परावर्तित हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है, जब देखो अब इसे भाषा में समझे, देखो और अच्छे समझ में आएगा। जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम, सघन और विरल माध्यम समझ गया ना। सघन माध्यम जैसे बहुत ज्यादा डेंस हो, मतलब जैसे कोहरा दिखला ना, कोहरा तुम्हारे दिमाग में बैठाइए। सघन से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता हो तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में पूर्ण रूप से परावर्तित होने लगती है। घटना क्या कहलाती है, पूर्णांतिक परावर्तन। देखो इसको हम समझाते हैं आपको। इधर अपन ने एक लिया चित्र, ठीक है, ठीक है। अब इधर से हम एक प्रकाश किरण भेजें, जैसे जितना हो गए मिरर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रकाश किरण भेजी, अब यहाँ से ये ऐसी परावर्तित होती है, हमेशा होती कि नहीं होती। इधर से क्या हो जाएगी, ऐसी परावर्तित होगी, लेकिन क्या होगी जे ऐसे जे इधर माध्यम हो जाए, ठीक है, इधर बहुत सारा माध्यम है इधर, ठीक है, क्या हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे प्रकाश किरण को जाना चाहिए सीधा, जाना चाहिए सीधा, लेकिन जो माध्यम की वजह से क्या हो जाती है, वापस इधर ही पे चला जाएगी, तो क्या हो जाती है, पूर्णांतिक परावर्तन। यही कह रहा है वो, इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। देखो ठीक है, सघन से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण कैसी हो जाती है, दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मतलब जो किरण क्या होती है, ना जावे की जगह कैसे हो जाए, वापस लौट जाए, जो क्या कहलाता है हमारा पूर्णांतिक परावर्तन। समझ में आ गई। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, लेकिन क्रांतिक कोण का मान जो क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण के मान से अधिक। आपतन जो कोण है ना, आने वाली किरण का कोण, जैसे कोण बनाते हैं पर इधर पे, तो जो किरण है, जैसे इधर वाला आपतन कोण होता है ना, इधर वाला क्या होता है, क्रांतिक कोण। तो जो आपतन कोण का मान क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाएगी। तो इसका मान अधिक हो जाए तो वापस लौट जाएगी किरण। समझ में आई चीज़ है। तो पूर्णांतिक परावर्तन क्या है, जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस चली जाए किरण, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पूर्णांतिक परावर्तन हो जाएगा। समझ में आई चीज़ कि नहीं आए, बिल्कुल बताओ, ठीक ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, प्रिज्म में श्वेत प्रकाश किरण के विक्षेपण को चित्र द्वारा समझाइए तथा पर्दे पर प्राप्त होने वाले विभिन्न रंगों की किरणों की स्थिति दर्शाइए, ठीक है। प्रिज्म एक ऐसा होता है त्रिभुज जैसा, ठीक है, जो कांच का होता है पूरी तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश मतलब सूरज के प्रकाश होता है, इसको गिराया जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे गिरता है तो ये अपनी सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होती है, 100। जब इस प्रिज्म पे गिराया जाता है तो ये सब अपनी अपनी कलर बेवक्त हो जाती है, ठीक है। जैसे पहले शुरुआत में ऊपर लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने का निर्गत किरणों द्वारा बनाए गए 7 रंगों के समूह श्वेत प्रकाश वर्णक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम कहलाएगा। इसमें कौन कौन से रंग, इसको ऐसे याद करते, बेजानी ऐसे याद करते, बेजानी, हपी, नाला, ऐसे याद कर सकते हैं पूरे कलर। बेजा होगा आगे क्या, बेजा नी, हपी, नाल, यहाँ पे लिख भी देना है बे, तो इसके लिए जा, इसके लिए नी, बेजा नहीं हो गया, और हा पी, वो बड़ो ना, और ला, नाला, ठीक है। ये पूरे कला याद हो गया, सो लिख लो। पहले लिख दियो बेजरी नीचे सबसे नीचे, फिर जामनी,
फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। ठीक है, ये याद करने की तरीके हुए। ठीक है, तो ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। ठीक है, तो ऐसे चित्र बना देना और आपको इसके याद करने के तरीके बता दिए। ठीक है, कुछ नहीं करना। ठीक है, अपने इस क्वेश्चन से 6 अध्याय से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से ग्रंथि का नाम और उसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है ये पूछ लेते हैं। जैसे अग्नाशय है, अग्नाशय को क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। इससे इसको क्या बोलते, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? इसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्थापित होता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा कौन सा होता है? एड्रीनल हार्मोन। इका देखो नाम ही सेम टू सेम है, एड्रीनल से एड्रीनल हार्मोन। ठीक है, थायराइड से थायरॉक्सिन। थायराइड से कौन सा? थायरॉक्सिन। बस आपको याद करना पड़ेगा जी अग्नाशय का, इसका हो जाता है इंसुलिन हार्मोन। जैसे एड्रीनल का एड्रीनल हार्मोन और थायराइड से थायराइड का थायरॉक्सिन। ठीक है, सेम टू सेम है, आए बहुत बार ध्यान रखना। अब यहाँ पे जी हो देखिए, मानव मस्तिष्क की कोई 3 का लिखी। तो मानव मस्तिष्क की कुल स्थिति का है, यह अंग विन्यास एवं शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। सीधी सीधी बात अपन बोल देंगे, यह शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। बनाता नहीं? अगर अपना दिमाग सही काम नहीं करेगा तो अपन पत्थर खाने लगेंगे, मिट्टी खाने लगेंगे और सही से चल नहीं पाएंगे। हो पाएगा? यह अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रिया जैसे वही पागल होगा, तुम झटका आ रहा है, तुम्हें मोर्चा करे, कछु कर रहे, वे कैसी होती है? अनैच्छिक क्रिया। दिमाग कंट्रोल ना करे तो कहने लगे। और संतुलन में ऐसे करना, तुम सही से नहीं पाओ, तुम्हें क्या है दिक्कत, तो उनको दिमाग सही से काम नहीं करे। तंत्र का तंत्र व अन्य शेष भागों पर नियंत्रण बनाए रखता है। जो अपने अंदर के तंत्र का तंत्र है, बहुत से भाग है, उन पर को नियंत्रण का दिमाग। तो ये काम है, बहुत नॉर्मल काम है, जो तुम बाकायदा लिख सकते, नेट की जरूरत है ही नहीं है। ठीक है, तो अपन ने एक वीडियो पहले बना दिया था, एक वीडियो ये भी है अपना, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, इसी प्रकार से आपको भी पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले। धन्यवाद।